हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम बात करेंगे केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की। नाउ दिस इज़ वन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जिसके बारे में जो बात है वो इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर होती है। व्हाट केरला डिड कि आज वो चाहे वो सोशल इंडेक्स हो चाहे वो इकोनॉमिक इंडेक्स हो, इन सब के अंदर केरला का जो नाम है डेवलपमेंट के लिए वो काफ़ी आगे आता है। सो डेवलपमेंट इज़ अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। विद इन लाइक 5 और 10 ईयर्स आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल नहीं जनरेट कर सकते हो। इट टेक्स ईयर्स इन ईयर्स। सिमिलरली एक हमारे पास गुजरात का डेवलपमेंट मॉडल भी है, बट इट इज़ मोर बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल बेसिस। केरला का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है इट इज़ वेरी यूनिक एंड इसको एक केस स्टडी की तरह लिया जाता है कि व्हाट केरला डिड कैन दिस बी इम्प्लीमेंटेड टू अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका यूटिलिटी क्या होगा। देखो, केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का सबसे बड़ा यूटिलिटी है कि आप इसको एज अ केस स्टडी यूज़ कर सकते हो, चाहे आपका जीएस का आंसर हो चाहे आपका एसए का आंसर हो। दिस इज़ अ मॉडल विच कैन बी यूज टू एक्सप्लेन कि इस तरीके से इन्फेंट मोर्टालिटी को कम करा जा सकता है, इस तरीके से मटरनल मोर्टालिटी को कम करा जा सकता है, इस तरीके से जो वेजेस हैं इनको कम करा जा सकता है, लिटरेसी लेवल को कैसे बढ़ाना है, हेल्थ इंडिकेटर्स को कैसे इम्प्रूव करना है। आप इन सब के अंदर केरला मॉडल का एग्जांपल हमेशा पुट कर सकते हो। तो इसको अपने कॉपी के अंदर कहीं पे चिपका लो कि यू नीड टू यूज द केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट समवेयर इन योर आंसर्स एंड दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर यू। सो बट समझते हैं कि है कहाँ। सो यू विल नो कि अच्छा ये आंसर में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो जब भी बात आती है रेडिकल रिडक्शंस की या जब भी बात आती है कि रेडिकल रिडक्शंस इनटू द इन्फेंट मोर्टालिटी हो, चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो, चाहे वो एलिमिनेटिंग पॉवर्टी हो विदाउट इम्पैक्टिंग योर इकोलॉजिकल बैलेंस ऑल्सो, तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर इंडिया का केरला स्टेट जो है इट कम्स अंडर अ वेरी अर्ली एग्जाम्पल ऑफ ए स्टेट और सोसाइटी जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रैक्टिस को फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया था। केरला का 1956 में जब फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद में कॉन्ट्ररी टू द विजडम, हाई पब्लिक स्पेंडिंग ऑन सोशल सेक्टर, इन सब से लोगों की ज़िंदगी इंप्रूव हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होने से क्या हुआ, कंजप्शन बढ़ा, डिमांड बढ़ी, डिमांड से सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ी और उसने फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को पॉजिटिव थ्रस्ट दिया। मतलब आप समझ रहे हो, व्हेन यू इंप्रूव द सोशल इंडिकेटर्स, ठीक है, व्हेन यू इंप्रूव द वेजेस, व्हेन यू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन्स देयर, इन सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो इकोनॉमी है वहाँ पे दिखाई देने लग जाता है। यू विल नो जस्ट नाउ। सो डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट डू वी कॉल कि दिस इज द केरला मॉडल। हाई मटीरियल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर विद लो पर कैपिटा, लाइक इट ऑल्सो कोइंसाइड विद द लो पर कैपिटा इनकम ऑल्सो, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन जो है इट हैज़ हाई मटीरियल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अ सेट ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ऑल्सो, जिसकी वजह से ये हाई मटीरियल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर हुआ है। इसके अलावा एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविज्म फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो। इट हैज़ बीन डेडिकेटेड लीडर एट ऑल द लेवल। जैसे केरला मॉडल का एक अगर आप हॉस्पिटल का मॉडल देखोगे ना, दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग मॉडल। केरला के अंदर जैसे निपा वायरस आया था पहले, तो निपा वायरस इतना सक्सेसफुली हैंडल क्यों हो गया, एंड इनिशियली कोविड के केसेस भी केरल में काफ़ी कम थे, उसके बाद आ गए। इन सब का रीज़न ये था कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल का अथॉरिटी है किस तरीके से उनको टैकल करना है ये ग्राम पंचायत को दे के रखा है, ये वहाँ के लोकल पीपल हैं, इसीलिए यहाँ पे हाई लेवल ऑफ एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी है, हाई लेवल ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन इनटू डेमोक्रेसी भी है। एंड दिस ब्रिंग्स अवेयरनेस ऑल्सो, ठीक है, ये अवेयरनेस लेके आता है। सो एट अ टाइम जब केरला 1956 में बना था तो उस वक्त में केरला काफ़ी पुअर स्टेट के अंदर कंसिडर करा जाता था, लेकिन आज आज़ादी के लगभग 75 सालों बाद और 1956 से आप कैलकुलेट कर लो कि आज केरला इज कंसिडर्ड इनटू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियन स्टेट्स, ठीक है। और इट हैज़ प्लेस्ड इट, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उसके बराबर केरला के स्टैंडर्ड्स हैं। हम डेवलपिंग कंट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। सो वी कम अंडर द लोअर मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन केरला के जो स्टैंडर्ड्स हैं दे आर वेरी मच इक्वल टू एनी डेवलप्ड नेशन, जैसे यूएसए हो गया, यूरोप हो गया है, ठीक है। एंड दिस रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ कम फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द हाई लेवल ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर। सोशल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आता है, हमारी हेल्थ आ गई, हमारा
एजुकेशन आ गया। एजुकेशन के अंदर हमारा जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिमूविंग ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें आती है। 1970 में केरला ने एक कमेंडेबल प्रोग्रेस करी थी। लैंड रिफॉर्म करना, इन्होंने बहुत इनिशियली इन सब चीज़ों के लिए लॉ निकाल दिए थे, चाहे वो लैंड रिफॉर्म हो, जनरल एजुकेशन हो, पब्लिक हेल्थ हो, रिड्यूसिंग कास्ट एंड जनरल इक्वालिटीज़ हो। और इन सब के बारे में अमर्त्य सेन जो हमारे की नोबेल लॉरेट भी हैं, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि ये एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंसिव फ्रीडम है। मतलब कि आप लोगों को एक चॉइस दे रहे हो कि आप एक हेल्दी लाइफ जियो, एक एजुकेशन गेन करो, पॉलिटिकल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। इन 3 चीज़ों को ध्यान रख लो, सब्सटेंसिव फ्रीडम टू लीड अ हेल्दी लाइफ, टू गेन एजुकेशन एंड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल डिस्कशन। तो 1980s के बाद जब ये धीरे धीरे चीज़ें वो रिफॉर्म करते गए, 1956 में इनका 1956 में जब केरला फॉर्म हुआ था, उसके बाद में 1960s के आसपास से ये सारे रिफॉर्म्स होना स्टार्ट हो गए थे और इनका जो इम्पैक्ट है वो 1980 में दिखाई देना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद से ये रैपिडली ग्रो कर रहा है, आज तक ग्रो कर रहा है। तो केरला खुद को डिस्टिंग्विश करता है ना सिर्फ सोशल डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये मतलब अच्छा सोशल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करा तो इसने इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली पुश करी, बल्कि इसके साथ ही में फास्टर एंड क्वालिटेटिव बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ है। ऐसा नहीं है, मतलब दिस इज टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ही है ना। तो क्या है इनका, देखो, क्योंकि हम कब से बात कर रहे हैं कि इन्होंने सोशल सेक्टर पे एक्सपेंड करा, तो स्पेंडिंग ऑन सोशल सेक्टर में क्या करा इन्होंने, पहले तो स्टेप लिए, लेजिस्लेटिव एक्शन लिए ऑन लैंड रिफॉर्म इन द एरिया ऑफ जनरल एजुकेशन। ठीक है, लैंड रिफॉर्म भी लिया और जनरल एजुकेशन पर बहुत ध्यान दिया। इवन लेट 1950s के अंदर मेजॉरिटी ऑफ स्कूल जो केरला के अंदर थे वो प्राइवेट रन होते थे और वहाँ पे टीचर को बहुत कम सैलरी मिलती थी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं था। तो ऐसे के अंदर टू इम्प्रूव दिस पोजीशन ताकि टीचर का स्ट्रेंथ हो, टीचर अपनी जॉब में पार्टिसिपेट करें, केरला एजुकेशन बिल इंट्रोड्यूस करा गया था 1957 के अंदर। तो उसमें ये चीज़ दे दी गई थी कि स्टेट गवर्नमेंट आज तक भी टीचर्स को, जो इवन एडेड स्कूल्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है, उनको सैलरी पे करती है, दे पे द सैलरी ऑफ द टीचर ऑफ द एडेड स्कूल ऑल्सो, और उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी रहेगी इन चीज़ों को रेगुलेट करती है। देखो, टीचर का ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट की लाइफ पे। ठीक है, तो अगर टीचर मोटिवेटेड है, इफ़ दे आर गेटिंग गुड सैलरी, इफ दे आर गेटिंग द जॉब सिक्योरिटी, देन दे इन्वेस्ट मोर इनटू दैट, क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी मिल गई है। लेकिन अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो वो बंदा हमेशा कहीं और ना देखता रहेगा कि मुझे यहाँ पे जॉब अच्छी मिल जाए, जहाँ पे मुझे अच्छे पैसे मिले, जहाँ पे मुझे जॉब सिक्योरिटी मिले। सो दे कैन नॉट पुट एम्फेसिस ऑन टू व्हाट दे आर डूइंग। तो दिस वाज वन वेरी सिंपल स्टेप। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल, जितनी भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं उनमें एजुकेशन को फ्री कर दिया गया, एंड दैट इज़ 91.9% ऑफ स्कूल्स इन दी केरला, और जहाँ पे लगभग 1.5 लाख टीचर्स हैं 2019-20 के अंदर। तो ये हाई लेवल ऑफ स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ जब करा गया तो ये लगभग 1980 तक तो एक्सपेंडिचर ही चल रहा था। मतलब आप देखो कि टोटल बजट एक्सपेंडिचर का 45.7% सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में जाता था, जबकि बाकी स्टेट जो है वो सिर्फ लगभग 30% स्पेंड करते थे। सो यू सी दे आर ऑलरेडी 15% मोर स्पेंडिंग ऑन टू इनटू दी सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर के अंदर इन्होंने बहुत इनिशियली बहुत अच्छा, लगभग आधी प्रतिशत इनका टोटल बजट जो है, आधा मतलब लाइक हाफ ऑफ द टोटल बजट, 45-46% का टोटल बजट सिर्फ सोशल एक्सपेंडिचर में जा रहा था। तो जब गवर्नमेंट रन या गवर्नमेंट एडेड स्कूल जिन पे और ये जब स्कूल थी ना, यहाँ पे किसी तरह का कास्ट, किसी तरह का रिलीजन, किस तरह के बैकग्राउंड से आते हो, इन सब चीज़ों से वार्ड ऑफ करा गया था कि इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एनीवन हु इज़ कमिंग फ्रॉम एनी एजुकेशन सेक्टर, एनीवन हु इज़ कमिंग फ्रॉम एनी बैकग्राउंड विल बी गिवन द इक्वल राइट टू स्टडी। तो यहाँ पे ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह आया, और यहाँ पे टीचर जो थे दे वर मोर मेन देन वुमेन, ज़्यादा वुमेन टीचर को लाया गया, और ये जो वुमेन टीचर को ज़्यादा लाया गया तो दिस बिकम ए प्राइम कैटलिस्ट फॉर द प्रोग्रेसिव चेंज इन द गवर्नमेंट ऑल्सो, ताकि उनकी देखो इनकम सरकार दे रही है, अच्छी खासी इनकम दे रही है, जॉब सिक्योरिटी दे रही है, एंड दैट ऑल्सो व्हाट डिग्निटी टू देयर लाइफ ऑल्सो। फिर क्वेश्चन रेज हुआ कि ये जो फिजिकल कॉस्ट है, स्टेट इतना हाई स्पेंड कर रहा है तो ये सोशल सेक्टर में ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, तो इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है वो स्टेगनेंट हो रहे हैं, उनमें पैसा नहीं है, क्योंकि जब आप 46% सोशल सेक्टर में डाल रहे हो तो उसके बाद आपको बाकी पैसा बाकी खर्चों के लिए भी चाहिए, देन आपका इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं हो रहा था। नाउ ये चीज़ रिवर्स दिखेगी आपको गुजरात मॉडल के अंदर। गुजरात मॉडल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इसके अलावा पॉजिटिव डेवलपमेंट सोशल स्पेयर में ये करा गया कि जो वहाँ पे कैजुअल वर्कर्स की वेज रेट होती है, उनको कितनी मजदूरी मिलती है, हर दिन का
उनका कितना आमदनी होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर वर्कर हो, चाहे वो मैनुअल वर्कर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल लेबर हो, उनका पूरी कंट्री में सबसे हाईएस्ट रेट है, सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं उनको हर दिन के, जिसको हम दिहाड़ी बोलते हैं जनरल भाषा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो वेजेस है ना वो कम कॉम्पिटिटिव है। मतलब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ जो मूवमेंट होता है, इसमें बोल रहे हैं कि तुमको एग्रीकल्चर में भी अगर 400 रुपये पर डे में, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, और अगर इंडस्ट्रीज में भी 400 या 410 रुपये मिलते हैं तो देर इज़ नॉट मच कॉम्पिटिशन की जो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जो वर्कफोर्स है उसको खींच के लेके चली जाएगी। देन देर इज अ डिमांड लेड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ देखो 2-3 चीज़ें ही इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर हमने देख लिया, दूसरा है कि डिमांड लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि अभी आपने क्या करा है कि आपने डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ा दिया है, यू हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल, यू हैव गिवन देम द पावर टू अर्न, यू हैव गिवन देम द एजुकेशन, सो नाउ ये सब वेल एजुकेटेड लोग हैं, वेल प्रोफेशनल लोग हैं, सो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। नाउ अभी वॉट दे आर अर्निंग गुड, जैसे कि आप देखो कि एग्रीकल्चर एंड जो मैनुअल लेबर है अगर उनकी भी वेजेस अच्छी है तो द पर्सन इज गोइंग टू स्पेंड मनी, जब स्पेंड करेंगे तो डिमांड ग्रो होगी, जब डिमांड ग्रो होगी तो ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर को फ्यूल करेगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट केरला मेड इन ह्यूमन कैपिटल, मतलब कि ट्रेनिंग देना, अच्छी एजुकेशन देना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना, इन सारी चीज़ों में इन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड दिस कंबाइंड एवरेज एनुअल रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ इनकम फ्रॉम द सर्विस एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन केरला अराउंड 8%, ठीक है, पिछले 3 डिकेड से इट इज़ अराउंड 8%। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो, सोशल सेक्टर हो, हेल्थ एंड एजुकेशन हो, दीज हैव बीन सम ऑफ द मेजर ग्रोथ एरियाज। इसके अलावा हाई इनकम ऑफर्ड बाय एग्रीकल्चर, जिसमें जनरली जो डोमिनेट क्रॉप है वो हमारी कोकोनट एंड रबर है, ये कमर्शियल क्रॉप है, इनका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर केरला है, दैट इज़ द इनकम फ्रॉम द माइग्रेंट वर्कर्स। ये जो रिमिटेंस मिलती है, जैसे केरला के बहुत सारे लोग जो है दुबई हो गए, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, यहाँ पे चले जाते हैं वर्क करने के लिए, या फिर आपको यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर भी काफ़ी पीपल फ्रॉम द केरला मिलेंगे। तो वहाँ से क्या करते हैं, जब वो अपनी सैलरी अर्न करते हैं तो उसका एक मेजर चंक जो है एज ए रिमिटेंस इंडिया में अपने घर पे वापस भेजते हैं। नाउ ये चीज़ हो गई, ठीक है। और हाई लेवल ऑफ वेजेस जो है वो तो है, तो इन सब की वजह से जो ग्रोथ है इट इज़ स्प्रेड मोर इक्वली, ठीक है। एंड डिमांड कम फ्रॉम पुअर एज मच एज इट इज कमिंग फ्रॉम द रिच ऑल्सो। सो जो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड पुअर एंड द हैव एंड हैव नॉट्स है वो यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे आप देखो कि डेली वेज रेट केरला के अंदर लगभग 2.3 टाइम्स देन दी नेशनल एवरेज था, और अभी लेस देन डबल, लाइक ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है, ठीक है। अगर जैसे नेशनल एवरेज 350 रुपये है और तो इसको लगभग 700 रुपये मिलते हैं। सो यू नो ऑटोमेटिकली दे आर गिविंग मोर मनी टू देयर सिटीजन, ताकि वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। दूसरा, एक जो डिस्पैरिटी बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर होता है, चाहे वो वेजेस के अंदर हो चाहे वर्किंग कंडीशन के अंदर हो, वो केरला में बाकी इंडिया से बहुत कम है। यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर को भी उतनी ही सिक्योरिटी दी जाती है, वैसी ही इक्वल हाइजीनिक कंडीशंस में रखा जाता है जो कि फॉर्मल सेक्टर को मिलता है। सो दैट डिस्टिंग्विशन इज ऑल्सो नॉट देयर। फिर हाई वेजेस का ट्रांसलेशन होता है हाई लेवल ऑफ कंजप्शन में, डिमांड होगी, सप्लाई होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिजर्व ऑफ द टैलेंट। रिजर्व ऑफ द टैलेंट इनका सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इकोनॉमिक रिसर्जेंस का कारण बना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, डिमांड, ठीक है, इट्स डिमांड ड्रिवन, सोशल सेक्टर में एक्सपेंड करा है, नाउ दे हैव डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। सेकंड है रिजर्व ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। इसमें क्या होता है कि देखो जैसे, बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, ये सबसे बड़ा इनका एडवांटेज भी है और इनकी प्रॉब्लम भी है। केरला इज अमंग वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स अराउंड द वर्ल्ड आई एम टॉकिंग, जहाँ पे जैसे ही ऑयल रिच कंट्रीज जैसे कि मिडिल ईस्ट 1970s के अंदर जब ऑयल निकलना स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनना स्टार्ट हुई थी, तो द पीपल फ्रॉम केरला स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू दीज कंट्रीज। तो इन्होंने 1980s एंड 1990s में वहाँ पे माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड नाउ अ फिफ्थ ऑफ द केरलाज एंटायर इंक्रीज इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज वर्किंग एज एन इंटरनेशनल माइग्रेंट। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन का 1/5 पार्ट है, ये कहीं विदेश में काम कर रहा है एज अ वेरी गुड प्रोफेशनल सर्विस ऑल्सो। तो इनकी वजह से ये क्या करते हैं, विदेश में इनको अच्छा पैसा मिलता है, दे सेव द मनी एंड दे सेंड इट बैक टू देयर फैमिलीज। तो लगभग
20 to 25% पिछले डिकेड के अंदर जो नेट डोमेस्टिक केरला का है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द रेमिटेंस। अगर इनको जैसे केरला का टोटल डोमेस्टिक अगर स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट केरला का 100 है, तो इसमें से 20-25% जो है वो माइग्रेंट का रिमिटेंस है, ठीक है, मतलब इट इज़ द मनी सेंट फ्रॉम द माइग्रेंट्स। नाउ रिमिटेंस जाहिर सी बात है कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट द डोमेस्टिक इनकम, लेकिन ये पैसा तो केरला में ही आ रहा है ना, तो पीपल के पास ही रहा है। सो व्हाट विल दे डू, दे विल स्पेंड इट, या तो वो अपना घर बनवाएंगे या खेत खरीदेंगे या किसी पशु को खरीदेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बच्चों को एजुकेशन देंगे। तो इन सब से क्या हो रहा है, दे आर बूस्टिंग द कंजप्शन एंड बूस्टिंग द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। तो इन सब का इम्पैक्ट भी पॉजिटिवली गिर रहा है, राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो क्योंकि देखो पैसा चाहे बाहर से आ रहा है, चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्शन का हो चाहे रिमिटेंस का हो, पैसा इज कमिंग इनटू द केरला ओनली। एंड जब केरला के अंदर आ रहा है पैसा, तो वो कंजप्शन को, डिमांड को इंक्रीज करेगा, और डिमांड को इंक्रीज करेगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पब्लिक एजुकेशन एंड हेल्थ फाउंडेशन के साथ केरला इज डूइंग मच मच बेटर, ताकि क्योंकि देखो it has good professionals in its working age population, बढ़िया public education है, बढ़िया health foundation है। तो whatever new technology is coming up, Kerala is ready to use it. Approximately 1/3 to 1/2 of all the international workers from Kerala are either very high skilled professionals, nurses, engineers, doctors, administrator and media workers हैं। मतलब टोटल मान लो 100 लोग अगर यहाँ से बाहर विदेश में काम करने जाते हैं, तो इनमें से 50 लोग के आसपास, 35 से 50 लोगों के आसपास ये सारे प्रोफेशनल वर्कर्स हैं। एंड दीज प्रोफेशनल वर्कर्स आर वेरी हाईली पेड प्रोफेशनल वर्कर्स इन दी अब्रॉड नेशंस। तो एक तो ये बात हो गया। और दूसरा, केरला ने बहुत पहले 1995 के अंदर ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को घंटी बजा दी थी कि चलो हम इनोग्रेट कर देते हैं। तो उन्होंने तिरुवनंतपुरम के अंदर पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क जो है इसको ओपन कर दिया था। इसके साथ में नाउ बिकॉज 1995 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था आईटी इंडस्ट्रीज को पुश करना, तो इट इज़ अ वेरी मेजर प्लेयर इन टूरिज्म एंड आईटी सेक्टर ऑल्सो। जैसे स्लाइड के पहले पे ही मैंने आपको दिखाया था कि केरला गॉड्स ओन कंट्री है ना। तो दिस इज़ वन, क्योंकि केरला इज मार्किंग इट्स अ लोकेशन इनटू ब्रॉड रेंज ऑफ इनोवेटिव इंडस्ट्रीज। तो ना सिर्फ केरला इंडस्ट्रियल फ्री है, बल्कि यहाँ पे वो है कि डिमांड भी बहुत ज़्यादा होगी। तो यूनियन गवर्नमेंट की भी जनरली जो रैंकिंग आती है उसमें केरला इज अमंग द टॉप 3 परफॉर्मर्स इन द कंट्री। जब भी इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप बिजनेस की बात आती है तो इन्होंने बहुत दिया है। बट यहाँ पे चैलेंजेस भी हो रहे हैं। व्हाट आर द कोपिंग विद न्यू चैलेंजेस? साइज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफ केरला जो है इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग बिटवीन नाउ एंड 2031। 2 डिकेड के अंदर ये नेशनल लेवल से थोड़ा डिक्लाइन हो जाएगी। अच्छा, डिक्लाइन हो रही है का मतलब क्या है कि एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सो इट विल हैव टू गार्ड इटसेल्फ अगेंस्ट अ वेरी रिग्रेसिव स्लाइड इनटू द इनइक्वालिटी। कि वर्किंग मतलब इनइक्वालिटी अभी तक क्या हो रहा है, देखो हर एक चीज़ का ना ऐसे पीक आता है फिर डाउन आता है, पीक आता है डाउन आता है। तो हाल फिलहाल केरला इज हियर इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल, बट एज लाइक the population will start aging, थोड़ा सा regressive slide into the inequality के अंदर जाएंगे। people belonging to the scheduled tribe, people belonging to the scheduled caste, fishing community, वो एजुकेशन एंड प्रोफेशनल अटेनमेंट के अंदर थोड़ा पीछे रह गए हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा चैलेंजेस हैं। एंड दूसरा एक बड़ा चैलेंज आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑल्सो। हालांकि हम बात करते हैं कि मैक्सिमम टीचर आर वुमेन देन दी मेन, लेकिन फिर भी फीमेल का जो पार्टिसिपेशन रेट है लेबर के अंदर वो काफ़ी कम है। इट इज़ 31.9% कंपेयर टू 78.9% ऑफ द मैन। तो लेकिन फिर भी दिस 32% इज मच हायर देन द नेशनल फिगर विच इज जस्ट 25%, ठीक है। तो पूरी कंट्री के मुकाबले में देखा जाए तो केरला के अंदर अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर लाइक ओवरऑल कंपैरिजन के अंदर देखा जाए मेल एंड फीमेल के अंदर, तो फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये बहुत कम है। केरला इज ऑल्सो नॉट जनरेटिंग एडिक्वेट जॉब्स ऑल्सो। हालांकि बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन उस ट्रेनिंग के हिसाब से केरला में जॉब भी तो नहीं मिल रही है। तो उनकी डिसेंट इनकम, रेगुलर जॉब से दे कैन प्रोवाइड ए डिसेंट इनकम ऑल्सो, इसीलिए माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे। लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन केरला के अंदर, हालांकि कितना भी मतलब ये देखो दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन टू आंसर कि इतना सबको बराबर एजुकेशन मिल रहा है, जेंडर रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करा गया, लेकिन फिर भी लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्यों है? तो कैसे कॉप अप करेंगे? पहले तो स्टेट इज नॉट जनरेटिंग एडिक्वेट जॉब, तो इनको क्या करना पड़ेगा कि जॉब जनरेट करनी पड़ेगी पर्टिकुलरली फॉर द वुमेन। दूसरा जो जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटीज़ होती है, हालांकि वर्क ये
this has become like a universal thing except few countries as Scandinavian countries. This gender based disparity is continuing everywhere. No matter how much social development we go, we don't know how and when it is going to improve. But चाहे वो फैमिलीज पे हो या सोसाइटीज इज लार्ज पे हो, ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो वो क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं फ्यूचर में? सबसे पहले तो जो न्यू जनरेशन पब्लिक स्कूल्स हैं इनमें इन्वेस्ट कराए, नई टेक्नोलॉजी लेके आई गई है, नए जो इनके करिकुलम से इनको अपडेट करा गया है. दूसरा, पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है इसको क्वाइट डिटरमिन करा गया. देखो कोविड-19 से पहले जो निपा वायरस आया था 2018 में, केरला ने बहुत स्ट्रांगली फाइट करा था. देयर इज अ मूवी ऑन नेटफ्लिक्स ऑल्सो विच इज कॉल्ड वायरस, आई थिंक. बहुत ही खूबसूरत मूवी है, बहुत ही खूबसूरत मूवी है. इट इज़ अबाउट द निफा वायरस ऑल्सो, लाइक इट्स, यू मस्ट वॉच इट. आई थिंक इट्स ऑन प्राइम, नहीं नेटफ्लिक्स पे नहीं है, ये प्राइम वीडियोज़ पे है. आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा. बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी ऑन बेस्ड ऑन दिस इंसिडेंट ओनली. एंड इनका जो नो वन शुड गो हंग्री है, मतलब इनका एक मोटो है कि नो वन इन द स्टेट शुड गो हंग्री, शुड स्लीप हंग्री. तो दिस ऑल्सो हैज़ लाइक गिवन देम दी पावर टू वर्क ऑल्सो. लेकिन वो लॉकडाउन पीरियड के अंदर थोड़ा सा वो भी हो गया कि इट बिकेम ए बैटल क्राई फॉर दी एडमिनिस्ट्रेटर इन द सिविल सोसाइटीज ऑल्सो. पर्टिकुलरली जब केरला में फ्लड आया था अगस्त 2018 के बाद में, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था. And then also forcing the growth possibilities in healthcare, life science, biotechnology, pharmaceutical, space, aeronautics, artificial intelligence, इन सब के अंदर ये ग्रोथ को पुश कर रहे हैं. नॉलेज लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, द पॉसिबिलिटी ऑफ, इसको स्टार मार्क कर लो, कहीं पे लिख लो इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉलेज लेड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द स्टेट आर आउटलाइंड एज केरला लुक्स अहेड. मतलब अब आगे देख रहे बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट मोर लाइक अ नॉलेज लेड इकोनॉमिक ग्रोथ. और ये जो पहले बात करिए ना कि फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी, ये सब नॉलेज लेड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है. ठीक है. सो दिस इज एन एजेंडा फॉर द फ्यूचर. सो अभी भी स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू इज प्रोपोर्शनल टू जीडीपी वाज ओनली 6.4%. तो केरला नीड टू बिल्ड इंस्टीट्यूशंस जिसके अंदर उनकी खुद की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड ग्रोथ है दैट कैन बी इन्वेस्टेड, दैट कैन बी मोर इनटू लाइक डोमेस्टिक प्रोडक्शन. क्योंकि देखो अभी बीच बीच में वैसे भी था कि कुछ साल पहले की बात है कि जब मिडिल ईस्ट में बहुत अनरेस्ट चल रही थी ना, तो काफ़ी सारे माइग्रेंट्स घर पे आ गए थे, काफ़ी सारों की जॉब चली गई थी. तो ऐसे में जो परसेंटेज ऑफ रेमिटेंस टू केरला है वो काफ़ी फॉल हो गया था. तो उसका एक थ्रेट ये दिखाया गया था कि हाँ अभी इकोनॉमी यहाँ पे कहीं इनकी क्रम्बल ना कर जाए, क्योंकि 20 to 25% ऑफ योर टोटल इनकम इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड विच इज़ वेरी अनसर्टेन. तो वहाँ पे वो है कि जो यहाँ पे इसको थोड़ा स्टेबलाइज करना होगा, लाइक हाउ टू स्टेबलाइज दिस. तो दिस इज होल अबाउट कि किस तरीके से केरला हैज़ गोन फ्रॉम like being the poorest country to being one of the most developed countries in the world. इस केस स्टडी को यूज़ करो जहाँ पे भी आपको हेल्थ की बात आती है, गुड एजुकेशन की बात आती है, या डिमांड लेड इकोनॉमी ड्रिवन की बात आती है, या ये हम बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल की बात आती है. यूज़ दीज एग्जाम्पल्स, यूज़ द मॉडल ऑफ केरला, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इन टू योर आंसर राइटिंग. जस्ट एक लाइन पे लिख के हाईलाइट करके बॉक्स बना दो, यू आर गुड टू गो, दे विल अंडरस्टैंड. सो दिस इज इट. मेरा नाम संतोष है. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_ बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं. यू कैन फाइंड मी हियर. वीडियो का PDF भी टेलीग्राम से मिल जाएगा. यू कैन फाइंड मी हियर. सो दिस इज इट. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. अपना ध्यान रखिए एंड जय हिंद.